ओके बच्चों, वेलकम बैक बेटा। हम लोग अपना कंबस्चन थ्योरी का थर्ड लेक्चर शुरू कर रहे हैं। हमने शुरू में आपको क्या बताया कि बेटा कंबस्चन थ्योरी हमें पढ़नी है एसआई इंजन की भी, सीआई इंजन की भी, लेकिन जो अधिकांशतः सवाल आते हैं वो आते हैं एसआई इंजन के। तो हम अपना मैक्सिमम टाइम लगाएंगे एसआई इंजन या पेट्रोल इंजन की कंबस्चन फिनोमिना को या कंबस्चन की घटना को समझने के, और उसको समझने के बाद डीजल के से संबंधित जो सवाल हैं वो उसको उलट देने से हो जाते हैं। कैसे होते हैं क्लियर होगा आपको। हम लोग पिछले टर्न पे जो कुछ कर चुके हैं उसमें दो बातें महत्वपूर्ण आपके दिमाग में होनी चाहिए। एक तो देखिए, पेट्रोल और डीजल ये दोनों ही हाइड्रोकार्बन फ्यूल हैं, लेकिन पेट्रोल का जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है वो 260 के आसपास है, जबकि डीजल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जो है वो 210 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर वह तापमान होता है जिसपे कोई फ्यूल अपने आप जल जाता है। अपने आप का मतलब बिना किसी बाह्य स्रोत के, किसी ज्वाला के, किसी अगरबत्ती के, किसी चिंगारी के। ओके, अब ये चीज आपके दिमाग में है। अब इस पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इसको समझने के लिए फ्लैश पॉइंट की जरूरत पड़ती है, जो अगर नहीं आपको क्लियर है तो फर्स्ट लेक्चर को देखिए, कंबस्चन थ्योरी के फर्स्ट लेक्चर को, उसमें दिख जाएगा। फिर हमने शुरू किया कंबस्चन फिनोमेना ऑफ एसआई इंजन। उसमें मुख्य रूप से हमने आपको पढ़ाया कि जो हमारा एसआई इंजन है उसके कंबस्चन में जो स्टेजेस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो हम लोगों ने ये देखा कि हमारा जो एसआई इंजन का कंबस्चन होता है उसको हम लोग मुख्य रूप से 3 स्टेज में ब्रेक करते हैं, और हर स्टेज में क्या होता है वो देखेंगे। ऐसे तो कहने को क्या है बेटा कि पेट्रोल इंजन में चार्ज का सक्शन हुआ, चार्ज का कंप्रेशन हुआ, चिंगारी आई और जल गया। चिंगारी आई और जल गया, पर चिंगारी आई और जला, इस बीच की घटना को अगर हम टाइम फ्रेम को बड़ा कर दें, मतलब समय को बड़ा कर दें, या स्लो मोशन कैमरा से देख सकें, तो हम देखें तो जो चीज समझ में आएगी उसको बोलते हैं कंबस्चन की स्टेजेस। यहां दहन प्रक्रिया जब पेट्रोल इंजन में होती है तो वो चरण, उन चरणों को हम नाम देते हैं। उसके अंदर क्या होता है उसको हमने लास्ट टर्न पे समझा है। आइए 2-3 मिनट में उसको समझते हैं, 5 मिनट तो ज्यादा हो जाएगा। आइए बेटा, ये देखिए हमारे पास पिछले लेक्चर का डायग्राम था। जो हमारा एक्चुअल कंबस्चन है वो क्या है, 0 1 2 3 4, ये। नाउ दिस इज द एक्चुअल कंबस्चन कर्व। नाउ 1 क्या है, 1 टीडीसी से कुछ पहले। अब टीडीसी से कुछ पहले क्या होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक हो रहा है, पिस्टन बीडीसी से टीडीसी जा रहा है। टीडीसी से कुछ पहले, 30 डिग्री पहले या 25 डिग्री पहले, कौन डिसाइड करेगा, इंजन का निर्माता डिसाइड करेगा। किस आधार पर डिसाइड करेगा, वो बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करेगा। वो देखेगा एयर का टेम्परेचर क्या है, मिक्सचर का एयर फ्यूल रेशियो क्या है, इत्यादि इत्यादि। स्पार्क प्लग में दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में गैप कितना है, जो ब्रेकडाउन वोल्टेज हम दे रहे हैं स्पार्क प्लग में चिंगारी पैदा करने के लिए वो कितना है, इत्यादि। तो इसका मतलब स्पार्क एडवांस कुछ ना कुछ होगा। तो कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान, कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन टीडीसी नहीं पहुंचा है, उसके कुछ पहले चिंगारी आई। लेकिन चिंगारी आते ही ऐसा नहीं होगा कि फ्यूल जलने लगेगा और अंदर का गैसेस बनने लगेंगी और प्रेशर टेम्परेचर बढ़ेगा, नहीं। चिंगारी आने के बाद कुछ समय लगेगा जिसमें वो चिंगारी एक ज्वाला का रूप लेगी। अब ये समय हम कह सकते हैं बहुत कम लगेगा। सामान्यतः कितना होता है, हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था, सामान्यतः ये 0.002 सेकंड होता है। इस दौरान क्या होता है, ज्वाला का निर्माण होता है। इस पीरियड को हम कहते हैं फ्लेम इनिशियलाइजेशन या ज्वाला का शुभारंभ। अब एक बार जब ज्वाला बन जाती है तो उसके बाद कंबस्चन चैम्बर के अंदर जो चार्ज होता है उसको जलाना शुरू करती है। सच मायने में दहन का यही चरण है। इस दौरान मैक्सिमम चार्ज जलता है और हीट एनर्जी लिबरेट होती है, गैसेस बनती हैं, कंबस्चन गैसेस को हीट मिलती है, उनका प्रेशर टेम्परेचर बढ़ता है। इसको बोलते हैं फ्लेम प्रोपोगेशन या कंबस्चन का मुख्य चरण। और ये होता है हमारा बेटा 2 से 3। तो 1 से 2 क्या है हमारा, प्रिपरेशन फेज, या कह सकते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ द फ्लेम, जहां पे ज्वाला का निर्माण हुआ है। 2 पे ज्वाला बन चुकी है, अब ये ज्वाला क्या कर रही है, चरणबद्ध तरीके से इसको जला रही है 2 से 3। तो अगर हम कलर चेंज करने के लिए उस पे आ जाएं तो हम कलर चेंज करके आपको दिखाते हैं कि 2 से 3 क्या होगा। 2 से 3 हमारा ये होगा मेन कंबस्चन फेज। तो व्हाट इज 2-3, 2-3 इज द मेन कंबस्चन। अब इस वक्त पीक प्रेशर मिलेगा। हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया है
कि ये पीक प्रेशर कब कहां मिलना चाहिए। ये पीक प्रेशर जितना ऊपर होगा उतना अच्छा, लेकिन टीडीसी के करीब होना चाहिए। पर टीडीसी के बाद में कि टीडीसी के पहले, हमेशा टीडीसी के बाद में। तो ये हुआ 2-3, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लेम प्रोपोगेशन या मेन फेज ऑफ कंबस्शन। इसमें मैक्सिमम चार्ज जलता है चरणबद्ध तरीके से। कैसे होता है, अभी एक बार और रिपीट करेंगे, परेशान मत होइए। उसके बाद लास्ट में हमारा क्या होता है, कुछ बचा कुचा चार्ज जो कोल्ड पॉकेट्स में था, ऐसी जगहों पे था जहां फ्लेम देर से पहुंची या उसको उतना टेम्परेचर नहीं मिल पाया, वो बाद में जलता है। बाद में कब, जब पिस्टन नीचे आने लगता है, उसको बोलते हैं आफ्टर बर्निंग। तो 3 से 4 क्या होगा, ये कहलाता है फ्लेम टर्मिनेशन, या इस दौरान जो है बचा कुचा चार्ज जलता है। तो अब आप देख रहे हैं बेटा, हमारे कंबस्शन के 3 फेजेस हो गए। एक लाल रंग से जिसको बोलते हैं प्रिपरेशन फेज, इग्निशन डिले, फ्लेम इनिशियलाइजेशन, जो भी बोलना चाहे। 2-3 हो गया हमारा मेन कंबस्शन फेज, फ्लेम प्रोपोगेशन पीरियड, और 3-4 हो गया हमारा आफ्टर बर्निंग। ओके, अब हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज बेटा हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आईसी इंजन का जो 35वां लेक्चर है। इसका टॉपिक हमारा क्या है, नॉर्मल कंबस्शन डिजायरेबल। देखिए बेटा, हम चाहते हैं हमारे पेट्रोल इंजन में पेट्रोल जले, किस प्रकार जले वो हम समझ रहे हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी पैदा हो जाती हैं जिसमें फ्यूल इस तरह से नहीं जलता, वो एबनॉर्मल तरीके से जलता है। जब वो एबनॉर्मल तरीके से चलता है तो दिक्कतें आती हैं। तो वो एबनॉर्मल या नॉर्मल का मतलब क्या है, और उसी को बोलते हैं डिटोनेशन। कहने का मतलब बेटा, हम लोग आज के लेक्चर में एसआई इंजन में या पेट्रोल इंजन में डिटोनेशन बोलो, नॉकिंग बोलो, नॉर्मल कंबस्शन, एबनॉर्मल कंबस्शन, इसके कॉन्सेप्ट को बनाने जा रहे हैं। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल चीज है, इसमें कोई मैथमेटिक्स ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन आपको मैंने पिछले 2 टर्न पे इसको पढ़ाने के लिए जो बेस चाहिए, जो आधार चाहिए, वो मैंने तैयार कर लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपको नॉर्मल और एबनॉर्मल कंबस्शन को समझा पाऊंगा। तो आइए सबसे पहले समझें कि हमारे पेट्रोल इंजन में जो सामान्य दहन होता है, जो कि ऐच्छिक है, जो हम चाहते हैं, वो क्या है, और फिर जब ये ऐसा नहीं होता तो क्या दिक्कत आती है, और वो दिक्कत को कैसे हम संभाल सकते हैं, इसके बारे में स्टडी करना है। तो नॉर्मल कंबस्शन। अब देखिए बेटा, इस वक्त ये हमने एक आपको वर्टिकल आईसी इंजन दिखाया है, जिसमें ऊपर वाला पिस्टन का ये पोजीशन अगर आप देखेंगे बेटा, तो ये है टीडीसी और ये है बीडीसी। पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ जा रहा है। अब अगर आप ऊपर देखेंगे तो जहां पे स्पार्क प्लग लगा हुआ है, यहां पे मैंने आपको मैं अच्छी तरह से समझा पाऊं, इसलिए मैंने स्पार्क प्लग को साइड में लिया है। जबकि ये स्पार्क प्लग साइड में हो सकता है, बीच में हो सकता है, इधर हो सकता है। आगे चल के आपके ऑब्जेक्टिव किताबों में एक सवाल भी है कि स्पार्क प्लग की पोजीशन कहां होनी चाहिए। ये भी एक सवाल ईएस लेवल का सवाल है, मे बी आपके एमसीक्यू शीट में ना हो, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो शायद आप उसका जवाब दे पाएंगे। ओके सर, ये क्या है? तो मैंने कहा बेटा, ये जो है एक तरह से टॉप व्यू है। टॉप व्यू का मतलब समझते हैं बेटा, प्लान। तो अब आप जब इस सिलेंडर को देखें तो सामने से तो आपको बेटा एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, परंतु यह है कैसा, इसका आधार सर्कुलर है। तो ऊपर से देखेंगे तो यह सर्कल दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हमारा ये जो इस वक्त है, थोड़ा सा पेन को मैं बेटा वापस रेड कर दूं तो आपको बताने में आसानी रहेगी। ये जो हमारा एरिया है, इसको हम बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। ये वाला एरिया जो है, इसको हम बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। इसके अंदर क्या है, सक्शन स्ट्रोक के बाद कंप्रेशन स्ट्रोक शुरू हुआ। कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान पिस्टन चल रहा है बीडीसी से टीडीसी की ओर। फाइनली ये टीडीसी पे पहुंचेगा, पावर मिलेगी और लौटेगा। तो जब पिस्टन ऊपर की तरफ चल रहा है तो इस क्लियरेंस वॉल्यूम में या कंबशन स्पेस में क्या है, कंप्रेस्ड अवस्था में, संपीड़ित अवस्था में चार्ज है। चार्ज का मतलब क्या है, पेट्रोल और एयर का मिक्सचर है। तो इस वक्त यहां पे क्या है, पेट्रोल और एयर का मिक्सचर है। एक तरह से मान सकते हैं इसमें क्या भरा हुआ है, पेट्रोल एयर का मिक्सचर है। लेकिन ये भी कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में जल नहीं रहा है। ये कब जलेगा, जब चिंगारी आएगी। तो कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में मान लीजिए टीडीसी से कुछ पहले, मान लीजिए टीडीसी से 30 डिग्री पहले चिंगारी आई, जिसको हम लोगों ने बोला था 1। तो 1 पे चिंगारी आई। अभी चिंगारी आने का मतलब क्या है, चिंगारी आने का मतलब देखिए बेटा, स्पार्क प्लग की पोजीशन हमने यहां पे शो की है। स्पार्क प्लग की जो टिप है, टिप का मतलब समझिएगा हम क्या कहना चाहते हैं। हमारा ये अगर स्पार्क प्लग है, तो स्पार्क प्लग में आगे देखेंगे बेटा एक सेंट्रल इलेक्ट्रोड होता है और एक साइड इलेक्ट्रोड होता है। इस सेंट्रल इलेक्ट्रोड और साइड इलेक्ट्रोड के बीच में जो गैप होता है, इसमें चार्ज है। क्योंकि ये जो टिप है ये कहां है, सिलेंडर के अंदर है, कंबस्शन स्पेस में है। अब ऊपर से हाई वोल्टेज आती है इस
सेंट्रल इलेक्ट्रोड से और बीच में एयर गैप मिलता है, तो इसको कूदती है, इसके लिए हाई वोल्टेज की जरूरत पड़ती है और यहां पे चिंगारी पैदा होती है। तो ये है आपका ए पॉइंट। तो एक तरह से ये पॉइंट जो है वो ए है। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे चिंगारी पैदा होगी। अब जब चिंगारी पैदा होगी तो क्या होगा, इन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, तो आइए नॉर्मल कंबस्शन को हम एक बार फिर से रिवाइज कर कि नॉर्मल कंबस्शन कैसा होना चाहिए, आदर्श रूप से डिजायरेबल कैसा होना चाहिए। तो आपने कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में पिस्टन जो है टीडीसी से कुछ पहले था, मान लीजिए 30 डिग्री पहले था, आपने चिंगारी दे दी 1 पे। अगर आपने 1 पे चिंगारी दे दी तो यह मत सोचिए फ्यूल जलने लगेगा। हाँ, फ्यूल जलने की शुरुआत हो गई है, अब ज्वाला बनेगी, ज्वाला का निर्माण होगा। तो व्हेन स्पार्क प्लग इग्नाइट्स, जब स्पार्क प्लग से चिंगारी आती है, फ्यू मॉलिक्यूल्स of the charge nearby the spark plug tip A are ignited। तो जैसी चिंगारी आती है तो क्या होती है, फुल चार्ज में पेट्रोल और एयर के मिक्सचर के कुछ मॉलिक्यूल्स जो स्पार्क प्लग के उस सिरे पे जहां चिंगारी आई है उसके आजू बाजू रहते हैं, वो जल उठते हैं और फ्यूल मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस, इनका दहन होता है, वो फ्यूल मॉलिक्यूल जल जाते हैं। कौन से, इस टिप के आजू बाजू जल पड़ते हैं। एंड ड्यू टू हीट प्रोड्यूस, अब जलते हैं तो क्या होता है, कंबस्शन होता है उन मॉलिक्यूल्स का, 500,000 मॉलिक्यूल जो भी यहां पे इसके आसपास है, उनके जलने से क्या होता है, हीट एनर्जी पैदा होती है। हीट एनर्जी पैदा होती है तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। एंड ड्यू टू द हीट प्रोड्यूस, जो कि कंबस्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, 500,000 मॉलिक्यूल जलेंगे तो कुछ हीट पैदा करेंगे ना बेटा, हीट प्रोड्यूस, टेम्परेचर राइजेस, टेम्परेचर बढ़ता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये हीट जो है इन 1000 मॉलिक्यूल्स के समीपवर्ती जो बाकी 10,000 मॉलिक्यूल्स हैं उन तक ट्रांसफर होती है, उनका टेम्परेचर बढ़ता है तो वो जलते हैं। उन 10,000 मॉलिक्यूल से ये हीट जो है आगे 1 लाख मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर होती है, वो जलते हैं। वो 1 लाख मॉलिक्यूल जलते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है और इससे और आगे हीट ट्रांसफर होती है, इससे 10 लाख मॉलिक्यूल जलते हैं। इस दौरान ये जो चेन ऑफ केमिकल रिएक्शंस है या रासायनिक अभिक्रिया की एक चरणबद्ध श्रृंखला है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 1000, लाख, 12 लाख, 50 लाख, इसके दौरान कुछ समय लगता है, मान लीजिए 1 से 2। इस दौरान कोई प्रेशर राइज नहीं होता है। ये जो प्रेशर बढ़ता आपको दिख भी रहा है, ये क्यों दिख रहा है, ये प्रेशर बढ़ता दिख रहा है कंप्रेशन कर्व के कारण, अर्थात, लेकिन इसमें कुछ समय लगता है। इस समय को ही हम बोलते हैं इग्निशन लैग, या चिंगारी आई 1 पे, लेकिन चिंगारी आके ज्वाला स्थापित हुई, सफिशिएंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जले, इसको हम लोग थोड़ा सा टेक्निकल भाषा में बोलते हैं क्रिटिकल मास। किसी भी कार्य को करने के लिए कुछ होने चाहिए, ठीक है, कोचिंग चलाने के लिए मिनिमम 50 बच्चे होने चाहिए, वरना खर्चे नहीं निकलेंगे, मिनिमम 100 बच्चे होने चाहिए, तो ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की भाषा में इसको। तो क्रिटिकल मास जलता है, जब उतना मास जलता है तो हम कहते हैं कि अब इतनी हीट लिबरेट हो रही है जिससे अगले मॉलिक्यूल्स जलने लगेंगे और चरणबद्ध तरीके से आगे कार्यक्रम शुरू हो जाता है। तो 1 से 2 हो गया। टेम्परेचर राइजेस, किनका, वो शुरुआत वाले 1000 में, टेम्परेचर राइजेस एंड अदर मॉलिक्यूल्स सराउंडिंग देम आल्सो गेट ऑक्सीडाइज्ड, और उसके आजू बाजू के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी ऑक्सीकृत हो जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन तो है ही, पेट्रोल की वाष्प भी है, सिर्फ टेम्परेचर चाहिए था, उन मॉलिक्यूल्स को टेम्परेचर मिल गया तो वो जल उठते हैं और क्या करते हैं, हीट एनर्जी निकालते हैं, और इस प्रकार से एक चेन रिएक्शन स्थापित होता है, जिसको कि हमने डॉटेड लाइन से दिखाया। तो इसका मतलब ये जो हुआ, ज्वाला स्थापित हो गई, कहां पे स्थापित हुई, जहां पे चिंगारी आई, उसके न्यूक्लियस है, वो नाभिक मान लीजिए, उसके चारों तरफ मॉलिक्यूल जलते गए जलते गए जलते गए जलते गए, तो ये जो सराउंडिंग में सर्कल्स बन रहे हैं, कॉन्सेंट्रिक या संकेंद्रीय सर्किल, ये हमारा इतना मॉलिक्यूल जल गया फ्यूल और एयर का, फ्यूल का इतना मॉलिक्यूल जल गया कि एक ज्वाला स्थापित हो गई। इसमें जो समय लगा वही कहलाता है इग्निशन लैग। अब ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, परंतु जरूर होगा। तो पेट्रोल इंजन में ये कहलाता है इग्निशन डिले या केमिकल डिले। ओके, अब एक बार ज्वाला स्थापित हो गई, विद सफिशिएंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गेट ऑक्सीडाइज, जब अच्छी खासी मात्रा में मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ए फ्लेम इज एस्टैब्लिश्ड एंड नाउ दिस फ्लेम प्रोपोगेट्स थ्रू द चार्ज। अब ज्वाला स्थापित हो गई है। अब यहां पे आप समझ रहे हैं कि मॉलिक्यूल जल जल के ज्वाला स्थापित हो गई। ये हमारा एक तरह से 1-2 वाला फेज कंप्लीट हो गया, जिसको हमने पीछे भी पढ़ाया था, आज फिर जुआ। अब जब ज्वाला स्थापित हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, ज्वाला तो यहां पे स्थापित हो गई है, अब ये ज्वाला जो है वो आगे बढ़ेगी,
अब टॉप व्यू में देखिए ये आगे बढ़ेगी। अभी टॉप व्यू में आप देख रहे हैं सर्किल है, तो जिस जगह पे स्पार्क प्लग की टिप है उससे हर डायरेक्शन में 360 डिग्री में ज्वाला आगे बढ़ेगी। अब जब ज्वाला आगे बढ़ेगी तो यहां पे है क्या, इस जगह पे है क्या, इस जगह पे है क्या, इस जगह पे चार्ज की लेयर्स हैं, परत दर परत लेयर है। अब ये मॉलिक्यूल जो हमारी धारा कह रहे हैं, सॉरी, ज्वाला है, आगे बढ़ेगी तो लेयर बाय लेयर को जलाना शुरू करेगी, या कह सकते हैं कंबस्चन का दूसरा चरण शुरू हो रहा है, जो मुख्य चरण शुरू हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेम प्रोपोगेशन। तो 1 2 तो हो चुका। अब जब ये आगे जलेगी, बढ़ेगी तो फुल मॉलिक्यूल्स को जलाएगी तो हीट पैदा होगी और गैसेस का प्रेशर टेम्परेचर बढ़ेगा। अब जाके हमारा 2 वाला पॉइंट कंप्रेशन कर्व से ऊपर उठेगा और प्रेशर राइज दिखाई देगा। आइए दूसरा देखें हम लोग, दिस मूविंग फ्लेम फ्रंट। अब ये ज्वाला जो है क्या हुई, ये ज्वाला एक तरह से दीवार हो गई। ये ज्वाला की दीवार, आग की दीवार आगे बढ़ती जाएगी और अपने सामने जो भी फ्यूल मॉलिक्यूल्स आएंगे उनको जलाती चली जाएगी। इसको बोलते हैं मूविंग फ्लेम फ्रंट। पिछले बार में मैंने आपको स्टेशनरी फ्लेम और मूविंग फ्लेम का कॉन्सेप्ट दिया था। जो बुनसन बर्नर की फ्लेम होती है केमिस्ट्री लैब में, वो स्टेशनरी फ्लेम है, लेकिन पेट्रोल जमीन पर फैला दो और माचिस की तीली लगा दो और जो पेट्रोल की आग भागती है वो मूविंग फ्लेम फ्रंट है। दिस मूविंग फ्लेम फ्रंट बर्न द चार्ज इन द सिलेंडर। अब सिलेंडर के अंदर जो हमारा चार्ज है उसको ये चलती हुई ज्वाला, दौड़ती हुई ज्वाला लेयर बाय लेयर, परत दर परत जलाती जाती है। विच कम्स इनटू स्पेस, इसके रास्ते में जो भी आएगा उसको जलाती जाती है। लेकिन कैसे? परत दर परत, सिस्टमैटिकली, कायदे से, नियम कानून से जलाती जाती है। जो पहले लेयर होगी वो पहले जलेगी, जो उसके बाद है फिर बाद में जलेगी, जो उसके बाद है फिर बाद में जलेगी। तो परत दर परत ये इसको जलाती चली जा रही है और आगे बढ़ रही है। एंड देन फ्लेम फ्रंट वेलोसिटी। अब ये जो हमारी ज्वाला आगे बढ़ रही है, इसकी गति किस रफ्तार से बढ़ रही है, ये भी कई बातों पर निर्भर करती है। मिक्सचर रिच है तो तेजी से बढ़ रही होगी, मिक्सचर लीन है, लीन का मतलब एयर ज्यादा है पेट्रोल कम है तो धीरे धीरे बढ़ेगी। स्पीड ज्यादा है तो फ्लेम फ्रंट वेलोसिटी, तो आगे चल के ये जो फ्लेम ज्वाला है इसके दौड़ने की स्पीड, चार्ज में किस तेजी से ज्वाला फैल रही है इस पे डिपेंड करती है। जंगल में आग लग गई, गर्मी का मौसम है, सूखा हुआ जंगल है, आग में तेजी से आग दौड़ेगी। बरसात पड़ रही है, सर्दी का मौसम है और सूखा हुआ जंगल नहीं है, हरा भरा है, तो आग धीरे धीरे चलेगी। तो फ्लेम फ्रंट की वेलोसिटी बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होगा आगे चल के। तो बेटा फ्लेम फ्रंट की वेलोसिटी प्रोड्यूस इंक्रीजेस, और इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। क्यों? चूंकि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। एंड फर्दर मूव्स इन ए चार्ज इन ए सिस्टमैटिक वे एंड द लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज इज बर्न। दिस इज द मेन कंबस्टन फेज। तो नौ 2 से 3 में मेन चार्ज जला है, इसी को बोलते हैं मेन कंबस्टन फेज सिस्टमैटिकली। लेकिन अब जब ये आगे होता है तो इसके थोड़ा सा और अंदर देखें तो समझ में आएगा कंबस्टन थ्योरी क्या कहती है। अब देखिए, नाउ इन द सिलेंडर, अब मान लीजिए आपका 1 से 2 वाला पीरियड पूरा हो गया, आपने न्यूक्लियस पे ए पे चिंगारी दी थी, मान लीजिए 1 पे आपने यहां पे चिंगारी दी थी, 1 से 2 का समय लगा, ज्वाला स्थापित हो गई और 2 से 3 के दौरान अब ये ज्वाला आगे बढ़ रही है, मूव कर रही है और परत दर परत जो हमारी चार्ज की परतें हैं उनको जलाती जा रही है। नाउ इन द सिलेंडर देयर आर 2 पोर्शन ऑफ द चार्ज। अब जब जलाती जा रही तो आप ध्यान दें, मैंने आपको समझाने के लिए यहां पे एक हरी लाइन बनाई है। अब इस हरी लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे एक पोर्शन है और एक राइट हैंड साइड पे पोर्शन है। जो लेफ्ट हैंड साइड के पोर्शन है वो क्या है? वहां पे ज्वाला स्थापित हुई, अब ज्वाला दौड़ रही है, और अगर हम लेफ्ट वाला पोर्शन बोले ग्रीन लाइन के, तो ग्रीन लाइन के लेफ्ट वाला पोर्शन जो है जल चुका है। इसका मतलब यहां वाला चार्ज जो लेफ्ट साइड पे पोर्शन पे चार्ज है वो जल गया है। अगर जल गया है तो यहां पे गैसेस पैदा हो गई हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहां पे टेम्परेचर भी हाई है और प्रेशर भी हाई है। लेकिन अभी ये ज्वाला इस लेयर तक, इस लेयर तक, इस लेयर तक, इस लेयर तक नहीं पहुंची है, तो अभी जला नहीं है। तो एक तरह से राइट हैंड का साइड क्या है? वो एक तरह से अनबर्न्ड है, अनजला है, और ये क्या है? एक तरह से बर्न्ड है। तो अब जरा समझिए कि जब ये ज्वाला चलती है चार्ज में तो जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो 2 हिस्से हो जाते हैं। एक वो हिस्सा जहां का फ्यूल जल चुका है या चार्ज जल चुका है, हीट प्रोड्यूस हो गई है, टेम्परेचर प्रेशर हाई हो गया है, और एक दूसरा हिस्सा जो भी जला नहीं है वो इंतजार कर रहा है। क्यों नहीं जला है? क्योंकि उसको जलने के लिए 260 डिग्री टेम्परेचर चाहिए या
कोई ज्वाला चाहिए। अभी ज्वाला तो यहां तक पहुंची है, अभी ये आधे पे पहुंची है, तो आधे के बाद वाला हिस्सा जो है वो तो जला नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे अनबर्न चार्ज। ओके, अब देखिए, नाउ इन दिस सिलेंडर देयर आर टू पोर्शन, दो हिस्से हो गए, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड। आसान भाषा में बोले तो अनबर्न जो जला नहीं है, और इधर वाला बर्न। वन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विच इज बर्न, जो बाएं हाथ पे है वो जल चुका है, हैज हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर ड्यू टू द कंबस्शन ऑफ चार्ज ऑफ दिस पोर्शन। तो लेफ्ट हैंड साइड में प्रेशर टेम्परेचर हाई है, जो कि जल गया। एंड ऑन द अदर हैंड राइट हैंड साइड विच इज अनबर्न, दाहिने हाथ पे क्या है, जो जला नहीं है। नाउ अब असली खेल यहां से शुरू हुआ। नाउ द फाइट बिटवीन लेफ्ट हैंड साइड, अब समझिए बेटा, इसके इधर कौन है, वो हमारे शहर के, वो हमारे देश का वो हिस्सा है जो इंडिया बन गया है, जहां विकास हो गया है। हैदराबाद, चंडीगढ़, बेंगलोर, चेन्नई, बॉम्बे, इंदौर, दिल्ली, लखनऊ। और एक दूसरा हिस्सा है दूर में, आदिवासी इलाका, ग्रामीण क्षेत्र, जहां हमारा विकास नहीं पहुंचा है। अब यहीं पे बेटा हमारे देश की जो सामाजिक समस्या है, तो इस तरह से एक बर्न पोर्शन है, एक इंडिया है और एक भारत है। तो ये बर्न पोर्शन है, यहां प्रेशर टेम्परेचर हाई है, यहां फ्यूल जल चुका है और ये जलने का इंतजार कर रहा है ना। नाउ द फाइट बिटवीन द लेफ्ट हैंड साइड मीन बर्न चार्ज एंड द राइट हैंड साइड मीन्स अनबर्न चार्ज विल बिगन। अब एक लड़ाई शुरू होगी ग्रीन लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे, जले हुए चार्ज में, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जोन में, और दूसरा जो अनबर्न चार्ज है उसमें। अब इस लड़ाई का कौन सा स्वरूप हो जो अच्छा है और कौन सा स्वरूप है जो बुरा है या खराब है, तो आइए देखते हैं। बट एट द सेम टाइम, ड्यू टू द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड, ए प्रेशर वेव विल मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब जरा समझने की कोशिश करिए, असली पॉइंट यही है कि बेटा जब इस ग्रीन लाइन के लेफ्ट हैंड साइड का जो पोर्शन है, हाफ पोर्शन है, जल उठेगा, तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ेगा। अब ये जो हमारा पोर्शन राइट हैंड साइड पे है, अब जब यहां का प्रेशर टेम्परेचर बढ़ेगा तो लेफ्ट से राइट की तरफ हीट का ट्रांसफर होना शुरू होगा। भले अभी फ्लेम उधर नहीं पहुंची है, परंतु ये हिस्सा गर्म है, ये हिस्सा ठंडा है, तो क्या होगा, हीट ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। अब मान लीजिए कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में अभी आप यहां पे हैं, तो इसका प्रेशर मान लीजिए कुछ था, मान लीजिए 20 बार, और टेम्परेचर था 160। अब जब ज्वाला पहुंचेगी तो जलेगा, जलने के बाद तो प्रेशर टेम्परेचर हाई हो जाएगा। लेकिन अभी ज्वाला इस लाइन के पीछे है, परंतु चूंकि ये पोर्शन जल चुका है और यहां का टेम्परेचर बढ़ गया है, तो हीट ट्रांसफर होना शुरू होगा। और साथ ही साथ चूंकि यहां का प्रेशर ज्यादा है, तो इसके ऊपर एक दबाव भी पड़ेगा। तो इसका मतलब जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में फ्यूल जला है, उसके जलने की वजह से एक हीट वेव, या कह सकते हैं गरम गरम लू के थपेड़े वहां महसूस होना शुरू हो जाएंगे। जबकि ज्वाला तो अभी सेंटर लाइन तक ही पहुंची है, परंतु इसके जलने के कारण यहां का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, यहां का प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब ये जो टेम्परेचर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा राइट हैंड पोर्शन का, अब ज्वाला धीरे धीरे आगे चलेगी, जलाती जाएगी। जैसे जैसे ये ज्वाला आगे बढ़ेगी, बर्न पोर्शन, ये जला हुआ हिस्सा ज्यादा होता जाएगा, जला हुआ हिस्सा ज्यादा होता जाएगा, तो टेम्परेचर प्रेशर बढ़ता जाएगा। इस टेम्परेचर प्रेशर बढ़ने की वजह से जो अनबर्न पोर्शन है उसके ऊपर प्रेशर और टेम्परेचर उसका बढ़ता जाएगा। ज्वाला के पहुंचने के अलावा, ज्वाला पहुंचेगी तब तो जल जाएगा, जलेगा तो प्रेशर टेम्परेचर बढ़ ही जाएगा। ज्वाला नहीं भी पहुंची है, अभी ज्वाला यहीं तक पहुंची है, परंतु इसका प्रेशर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि यहां से एक हीट वेव या प्रेशर वेव चलेगी। इसी बात को बोला गया है बेटा, लेफ्ट टू राइट एक हीट वेव चलेगी, ड्यू टू विच द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द एंड चार्ज विच इज अपोजिट एंड टू सीसी डैश विल राइज। अब जरा असली खेल को समझने की कोशिश कीजिए। अब बेटा देखिए, स्पार्क प्लग इस जगह पे था, तो अगर स्पार्क प्लग ये है तो इस जगह पे क्या है, ये हमारा कंबस्शन चैम्बर है। इस कंबस्शन चैम्बर में चार्ज भरा हुआ है, तो स्पार्क प्लग में चिंगारी आई, चिंगारी आके जो समय लगना था ज्वाला के निर्माण में 1-2 के बराबर समय लगा। उस दौरान ज्वाला का निर्माण हो गया। ज्वाला का निर्माण हो जाने के बाद वो ज्वाला जो है सिस्टमैटिक तरीके से, चरणबद्ध तरीके से इसको जलाती जा रही है। लेकिन सबसे अपोजिट एंड पे, जहां स्पार्क प्लग है उसके अपोजिट एंड पे, जहां स्पार्क प्लग है उसके अपोजिट एंड पे, जो स्पार्क प्लग है उसके अपोजिट एंड पे, ये वाला स्पार्क प्लग के अपोजिट एंड पे, जिसको हम पॉइंट डी से दिखा रहे हैं, वो चार्ज कब जलेगा? वो चार्ज सबसे आखिरी में जलेगा।
कब? जब ज्वाला सबको जलाते 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 वहां पहुंचेगी। अब जरा समझिए, ये चार्ज कब जलता? ये पेट्रोल और एयर का मिक्सचर है। कायदे से इसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है 260। अगर 260 डिग्री टेम्परेचर इसका पहुंच गया और इसको इग्निशन डिले 0.002 सेकंड मिल गया तो ये जल उठेगा। ये ज्वाला का इंतजार नहीं करेगा। अब देखिए ज्वाला चल रही है, ज्वाला आधे तक पहुंची है। अब ज्वाला जैसे से जल रही है आधे तक पहुंची है। अब समझिएगा, कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में मान लीजिए इस एंड चार्ज का या पूरे चार्ज का प्रेशर था 20 बार, टेम्परेचर था 140। अब ज्वाला यहां तक पहुंची है तो ये तो 260 आ गया, जल गया, प्रेशर डेवलप हो गया। अब ज्वाला यहां पहुंची है तो इसका टेम्परेचर अब 120 नहीं है। जैसे जैसे ज्वाला आगे बढ़ रही है, अभी यहां पहुंची नहीं है, परंतु इसका टेम्परेचर 170, 180, 190, ज्वाला यहां है 200, 210, 220 हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो चार्ज जलता जा रहा है, इसमें जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उससे एक हीट ट्रांसफर हो रहा है उस तरफ, जिससे इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, और यहां पे जो प्रेशर डेवलप हो रहा है उससे उस पर दबाव पड़ रहा है, तो इसका प्रेशर टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो एंड चार्ज का प्रेशर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, जबकि ज्वाला अभी वहां नहीं पहुंची है। इसको हम लोग बोलते हैं एंड चार्ज। और हमारी पढ़ाई में ये जो एंड चार्ज है ये बहुत बड़ा रोल निभाने जा रहा है। अब अगर हम मान लीजिए यहां पे इस पोर्शन को इस तरह से ऐसे खींच देते हैं, आगे में दिखाया भी है बेटा, अगर हम इसको C और यहां पे C डैश और D बोल दें तो C डैश D क्या है? ये एंड चार्ज है। लेकिन ध्यान रहे, ये एंड चार्ज तब है जब स्पार्क प्लग यहां है। स्पार्क प्लग यहां है तो एंड चार्ज यहां है। स्पार्क प्लग कल को यहां आ जाएगा तो क्या होगा? एंड चार्ज ये हो जाएगा। मेरी बात को समझ में आ रही है? तो एंड चार्ज का मतलब है वह चार्ज का हिस्सा जो स्पार्क प्लग से सबसे दूर है, जो सबसे बाद में जलने की संभावना है, और इस एंड चार्ज की वजह से ही गड़बड़ी हो सकती है या होनी है। इतना समझिए। तो नाउ ड्यू टू विच द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द एंड चार्ज, जैसे जैसे यह हिस्सा जलता जाएगा, आगे बढ़ती जाएगी ज्वाला, जो C डैश हमारा है, C डैश D जो एंड चार्ज है, इसका प्रेशर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ओके, नाउ इफ दिस फ्लेम फ्रंट, अब यदि ये ज्वाला, नाउ इफ दिस फ्लेम फ्रंट, नाउ इफ दिस मूविंग फ्लेम रीचेस द एंड चार्ज क्विकली बाय बर्निंग द रिमेनिंग पोर्शन बिटवीन BB डैश एंड CC डैश। अब समझिए, ये है हमारा एंड चार्ज वाला पोर्शन, जिसको हमने बोल रखा है एक तरह से, मान लीजिए ब्लू कलर से दिखा दिया है, और ये बोल रखा है C डैश D। अब जैसे जैसे ज्वाला आगे बढ़ रही है, C डैश D पे प्रेशर टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब ये ज्वाला BB डैश पे पहुंची है, ज्वाला यहां तक पहुंच गई है। आप समझिए, ज्वाला यहां तक पहुंच गई है, ज्वाला यहां तक पहुंच गई है। अगर ज्वाला यहां तक पहुंच गई है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसने BB डैश के पहले के सभी चार्ज को जला दिया है। अब ये CC डैश D का प्रेशर टेम्परेचर काफी ज्यादा हो चुका है, अभी 255 पहुंच गया है। मान लीजिए इसका टेम्परेचर 255 पहुंच गया है, पेट्रोल जलता है 260 डिग्री पे। अब दो चीजें हैं, इसके 260 डिग्री पे पहुंचने से पहले ये ज्वाला इस बीच के पोर्शन को, B से C के पोर्शन को, ये जो हमारा बीच वाला पोर्शन है, इसको जला के इसको पहुंच जाए और इसको जला दे। कहने का मतलब सिस्टमैटिक तरीके से ये ज्वाला जो अभी BB डैश पे है, ये जल्दी से ये बीच वाले पोर्शन को जला के जाए और CC डैश को जला दे। इतनी तेजी से जाए कि इसका टेम्परेचर 260 होने से पहले, 260 पे जलता है, अभी इसका टेम्परेचर 250 है मान लीजिए, अभी ये 250 है और ज्वाला आई है BB डैश तक। तो ज्वाला BB डैश पे है, एंड चार्ज 250 पे आ चुका है। होना क्या चाहिए कि ये ज्वाला जो है BB डैश से CC डैश तक जल्दी से पहुंच जाए, और वो अभी 260 ना पहुंच पाए और जाके इसको जला दे। तो बोलेंगे सिस्टमैटिक वे से, चरणबद्ध तरीके से, नियमानुसार, सिस्टमैटिक वे से ज्वाला के द्वारा एंड चार्ज का कंबस्चन हुआ। किसी की मृत्यु हो गई, उसका अंतिम संस्कार कम से कम विधि विधान से हुआ, और किसी की मृत्यु हो गई, उसके बेटे ने उसका अंतिम संस्कार बेकायदे से नहीं किया। अरे मरना तो है ही, मर तो गया ही बंदा, कम से कम उसका अंतिम संस्कार तो इज्जत के साथ पूरा कर दो, उसके बाद जो लड़ना हो लड़ लेना। तो कम से कम इस CC डैश D जो है जले, लेकिन ये ऑटो इग्नाइट ना हो जाए, अपने से ना जल जाए। ये ज्वाला उसको जाके सम्मान पूर्वक तरीके से बढ़िया से उस ज्वाला जाके जलाए, यही कॉन्सेप्ट है। तो नाउ इफ दिस मूविंग फ्लेम रीचेस द एंड चार्ज क्विकली बाय बर्निंग द रिमेनिंग पोर्शन बिटवीन BB डैश एंड CC डैश, ये जो BB डैश और CC डैश के बीच का हिस्सा है, इसको जला के ज्वाला जल्दी से पहुंचे और एंड चार्ज को जला दे सिस्टमैटिकली।
ये जाके जला दे इससे पहले कि ये अपने सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच जाए। अगर ये ज्वाला धीरे धीरे जाएगी तो क्या होगा? ज्वाला धीरे धीरे जा रही है, इधर से हीट भी जा रही है, उधर से प्रेशर भी पड़ रहा है, तो उसका धैर्य जवाब 250 है, 251 है। अब सोचिए एंड चार्ज 250 पे था, ज्वाला यहां थी, ये 251 पे है, ज्वाला यहां पे, ये 252 पे है, ज्वाला यहां पे, ये 253 पे है, ज्वाला यहां पे, ये 256 पे ज्वाला यहां पे, ये 257 पे है और ज्वाला ने आके जला दिया। वेरी गुड, ये जल नहीं पाया अपने से, ज्वाला ने आके जला दिया इज्जत के साथ, कायदे से, नियम कानून से। तो ये कहलाएगा हमारा सामान्य कंबस्चन, नॉर्मल कंबस्चन। हम ये चाहते हैं कि जो हमारा एंड चार्ज है, एंड चार्ज का मतलब स्पार्क प्लग से सबसे दूर स्थान जो है वो क्या हो? सिस्टमेटिकली चरणबद्ध तरीके से ज्वाला द्वारा जले। हम ये नहीं चाहते कि ज्वाला वहां पहुंच नहीं पाई है, उसके पहले ही इसका टेम्परेचर हाई हो गया है और ये अपने जल जाए। तो अपने से जल जाए तो क्या दिक्कत आएगी? मैंने कहा हाँ, दिक्कत आने जा रही। तो सामान्य कंबस्चन की घटना जो है या जो नॉर्मल कंबस्चन है उसमें हम ऐसा चाहते हैं बिफोर द एंड चार्ज। तो ओके, बिफोर द एंड चार्ज टेम्परेचर रीचेस इट्स SIT and end charge is burned due to this moving flame systematically, then there is no problem, and in fact this is the desired and normal combustion. तो हम चाहते क्या है? हम चाहते हैं सर एक पे चिंगारी आए, चिंगारी से ज्वाला बनने में जो समय लगना है लगे, समय लगने के बाद सर जो हमारा ज्वाला है वो चार्ज में दौड़े, चार्ज में दौड़ते हुए वो मैक्सिमम चार्ज जो है उसको जलाए, मेन फेज ऑफ कंबशन पूरा हो, और इस ज्वाला के द्वारा स्पार्क प्लग से जो अपोजिट एंड पे सबसे दूर चार्ज है, जिसको हम एंड चार्ज बोल रहे हैं बार बार, और इस एंड चार्ज को हम बार बार और बोलेंगे क्योंकि यही हमारे डिटोनेशन या नॉकिंग की जान है। इस एंड चार्ज को जाके ये ज्वाला आराम से जला दे, ज्वाला जाके जलाए, ये अपने आप न जले। अगर ये ज्वाला जाके इसको जलाएगी सम्मान पूर्वक तरीके से तो अच्छा। अंतिम संस्कार हो गया, किसने? बेटे ने क्या? नहीं, पुलिस वालों ने कर दिया रात में छुप के, या परिवार वालों ने नहीं किया। घटना समझ रहे होंगे आप मैं कौन सी बात कर रहा हूं, हाथरस वाली घटना। तो इसको इज्जत से ज्वाला जाके जला दे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये नॉर्मल कंबस्चन है या सामान्य कंबस्चन है, ऐसा हम चाहते हैं। अगर ऐसा होगा तो किसी प्रकार का डिटोनेशन, किसी प्रकार की नॉकिंग, किसी प्रकार की अवांछनीय घटना नहीं होगी। तो दिस इज वेल अबाउट नॉर्मल कंबस्चन। तो क्या सर ऐसा नहीं होता है? मैंने कहा यस, कई कारणों से ऐसा नहीं हो पाता है। जब ऐसा नहीं होता है तो उसको बोलते हैं एबनॉर्मल कंबस्चन। उससे क्या दिक्कत होती है अभी हम लोग समझने जाए। अभी मैंने आपको 15, 20, 25 मिनट जो भी कह लीजिए, इसमें नॉर्मल कंबस्चन की घटना को समझाने की कोशिश की। ये नॉर्मल कंबस्चन क्या है आप समझे। नॉर्मल कंबस्चन कुछ नहीं है सर नॉर्मल कंबस्चन का मतलब है कि चिंगारी के आने के बाद, चिंगारी को स्थापित होने में जो भी समय लगना है लगे, उसके बाद सर ज्वाला बने और वो ज्वाला पूरे चार्ज में चलती हुई परत दर परत चार्ज को जलाती जाए, और जलाते 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 जो एंड चार्ज है, जो स्पार्क प्लग से सबसे दूरी पे है, उसको भी जाके जला दे। बस इस चीज का ध्यान रहे कि इसके वहां पहुंचने से पहले उसका टेम्परेचर न बढ़ जाए, अपने आप ना जल जाए, इस ज्वाला से जले। अगर ज्वाला से जाके जलेगा तो सिस्टमेटिकली जलेगा, नियम कानून से जलेगा, ये वांछनीय है, ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो ये नॉर्मल कंबस्चन। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है किन्हीं कारणों से तो ये एबनॉर्मल कंबस्चन है, और उस एबनॉर्मल कंबस्चन समस्याएं होती हैं, उसी को डिटोनेशन कहते हैं। तो आइए थोड़ा सा अब हम लोग नॉर्मल कंबस्चन को समराइज कर चुके हैं, अब हम एबनॉर्मल कंबस्चन की तरफ चलते हैं। तो हम लोगों ने बेटा नॉर्मल कंबस्चन को पढ़ लिया, ये था हमारा आज का टॉपिक, नॉर्मल कंबस्चन विच इज डिजायरेबल। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होए तो हमें कोई आपत्ति नहीं, बिल्कुल होए। अब इस नॉर्मल कंबस्चन के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात आती है एबनॉर्मल कंबस्चन। अब समझिए बेटा, जरा हम इस चीज को और खुल के बोल रहे हैं ताकि समझ में आ जाए। नॉर्मल कंबस्चन, नॉर्मल कंबस्चन का मतलब है नो डिटोनेशन, नो नॉकिंग। डिटोनेशन बोलो, नॉकिंग बोलो, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। नो प्रॉब्लम, इसका मतलब
कि जो नॉर्मल कंबस्चन है अगर वो होगा तो किसी प्रकार का डिटोनेशन, बारूद सा धमाका या नॉकिंग, खट 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 खट, नॉकिंग समझते हैं, जैसे हम लोग ये बोलेंगे, ये नॉकिंग है। तो किसी प्रकार की नॉकिंग नहीं होगी, किसी प्रकार की धमाका नहीं होगा, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी यदि नॉर्मल कंबस्चन हो। नॉर्मल कंबस्चन का मतलब सर, नॉर्मल कंबस्चन का मतलब है कि फ्यूल, चिंगारी आए, ज्वाला बने, ज्वाला चले, चार्ज को जलाती जाए और एंड चार्ज को भी जाके सिस्टमेटिकली ज्वाला के द्वारा जलाया जाए। अगर ज्वाला के द्वारा जाके सिस्टमेटिकली जलाया गया तो उसको हम बोलेंगे नॉर्मल कंबस्चन। ओके सर, एबनॉर्मल कंबस्चन क्या होता है? मैंने कहा बेटा एबनॉर्मल कंबस्चन का मतलब क्या होता है हम लोग अभी देखते हैं, बट एबनॉर्मल कंबस्चन का मतलब क्या है? एबनॉर्मल कंबस्चन का मतलब है डिटोनेशन, एबनॉर्मल कंबस्चन का मतलब है नॉकिंग, एबनॉर्मल कंबस्चन का मतलब है प्रॉब्लम। मतलब डिटोनेशन का होने का मतलब क्या है कि कंबस्चन सामान्य नहीं है, असामान्य है, अवांछनीय है। नॉकिंग का मतलब क्या है? कंबस्चन सामान्य नहीं है, असामान्य है। सर, ये एबनॉर्मल कंबस्चन में ऐसा क्या हो रहा है जिससे आपको इतना डर लग रहा है या इंजन को समस्या हो रही है, और वो समस्या जो हो रही है वो किस प्रकार की हो रही है? मैंने कहा चलिए हम लोग थोड़ा सा एबनॉर्मल कंबस्चन को समझने की कोशिश करें। आइए, एबनॉर्मल कंबस्चन अवांछनीय, हम नहीं चाहते कभी भी एबनॉर्मल कंबस्चन हो, क्योंकि आप समझ रहे हैं अगर एबनॉर्मल कंबस्चन होगा तो डिटोनेशन होगा या नॉकिंग होगी या प्रॉब्लम्स पैदा हो जाएंगी, तो आप चाहेंगे नहीं। लेकिन होता क्या, पहले समझें तो, तब तो हम उसको अवॉइड करने के कारण ढूंढेंगे और कोशिश करेंगे ऐसा ना हो। आइए अब देखिए, एबनॉर्मल कंबस्चन इज अनडिजायरेबल, ये अवांछनीय है, इसी को बोलते हैं डिटोनेशन या नॉकिंग। एबनॉर्मल कंबस्चन का मतलब डिटोनेशन या नॉकिंग वाला कंबस्चन, और नॉर्मल कंबस्चन का मतलब डिटोनेशन या नॉकिंग के बिना कंबस्चन। तो डिटोनेशन और नॉकिंग बुरी चीज है, इंजन के सेहत के लिए अच्छा नहीं है। फीवर आ रहा है, खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, आजकल के मौसम में सांस लेने में थोड़ी समस्या हो रही है, तो अच्छी बात नहीं है। दिस इज एबनॉर्मल सिचुएशन, ध्यान दीजिए। जरूरत पड़े तो डॉक्टर की सलाह लीजिए, जरूरत हो तो वाला टेस्ट भी कराइए, क्योंकि ये सामान्य बात नहीं है, ये असामान्य बात है। बुखार है, खांसी भी है, जुकाम भी है, सांस लेने में तकलीफ भी हो रही है, सूंघने में सुगंध भी नहीं आ रही है और चखने में टेस्ट भी नहीं आ रहा है। ये क्या बताता है? ये सारे लक्षण ये बताते हैं कि संभावना गड़बड़ है, का मतलब असामान्य बात है, सलाह की जरूरत है, इलाज की जरूरत है। क्लियर हो रही बात? चलिए, तो किन लक्षणों की बात मैंने कर ली, 5-6 लक्षण आप समझ रहे हैं। कैसे अभी इंजन के भी लक्षण देखेंगे। इफ, अब देखिए कहानी कहां है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। ये देखिए बेटा, हमारा CC-D क्या है? ये एंड चार्ज। कायदे से क्या होगा, ए पे न्यूक्लियस है, स्पार्क तक की चिंगारी का जन्म होगा, चिंगारी का जन्म होगा, उसके बाद मॉलिक्यूल जलते 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 कॉन्सेंट्रिक सर्कल में क्या होगा, 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख मॉलिक्यूल बनेंगे, तो एक ज्वाला का निर्माण हो जाएगा। जब ज्वाला का निर्माण हो जाएगा, फिर ये ज्वाला क्या करेगी, चार्ज में दौड़ेगी, और चार्ज में दौड़ेगी तो क्या करेगी, परत दर परत, एक परत फिर दूसरी परत फिर तीसरी परत, परत दर परत चार्ज को जलाती जाएगी। और जैसे जैसे चार्ज जलता जाएगा, प्रेशर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, किसका, बर्न पोर्शन का, और जो हमारा एंड चार्ज है उस पर दबाव बढ़ता जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। अब रेस किसकी हो रही है? रेस ये हो रही है कि ये ज्वाला इतनी तेजी से चले कि ये अपने सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर 260 पे पहुंच के अपने से ऑटो इग्नाइट ना हो, ये ज्वाला उसको जाके जलाए, मतलब जलना तो इसको है। अब डेथ हो गई, अंतिम संस्कार तो होना है, बाकी गलती किसकी देखा जाएगा। अब कम से कम परिवार वाले ये चाहते हैं कि भाई इसका अंतिम संस्कार हमारे धर्म के हिसाब से, हमारे रीति रिवाज से सम्मानपूर्वक तरीके से किया। अब इस कम से कम डेड बॉडी की बेइज्जती ना की जाए, इसके साथ कम से कम इस डेड बॉडी का अपमान न किया जाए। तो हम ये चाहते हैं कि एंड चार्ज को सिस्टमैटिकली तरीके से ज्वाला से जलाइए, ये ऑटो इग्नाइट ना हो जाए, अपने आप ना जल पाए। ऐसा ना हो जाए कि ज्वाला पहुंची थी अभी BB' तक, कहने का मतलब चार्ज जलते जलते ज्वाला पहुंची थी BB' पे, समझिए ज्वाला यहां पे थी, जब ज्वाला यहां पे थी, एंड चार्ज का टेम्परेचर था 210, पेट्रोल जलता है 260 पे मान लीजिए। अब ज्वाला यहां पे पहुंची, इसका टेम्परेचर हो गया 230। अब ज्वाला BB' पे पहुंची और इसका टेम्परेचर हो गया 260 और यह जल गया। अब ज्वाला है BB' पे और इतने पोर्शन का
फ्यूल जलने की वजह से यहां पे इतना दबाव पड़ा, इतना प्रेशर आया, इतना टेम्परेचर हीट ट्रांसफर हुआ, इसका टेम्परेचर किसका सीसी डैश का टेम्परेचर हो गया 260। तो ज्वाला थी बीबी डैश पे और इसका टेम्परेचर आ गया 260, तो ये क्या कर गया, ऑटो इग्नाइट कर गया। मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं बेटा, ऑटो इग्नाइट कर गया या सेल्फ इग्नाइट कर गया, बिना ज्वाला के जल गया। क्यों जल गया? चूंकि आप पढ़ चुके हैं ऑटो इग्निशन टेम्परेचर या सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पेट्रोल का 260 होता है। ये ऑटो इग्नाइट ना कर जाए। अगर ये कर गया ऑटो इग्नाइट इस ज्वाला के वहां पहुंचने से पहले, ज्वाला यहां तक पहुंच जल गया, ज्वाला यहां पहुंची जल गया, नहीं, ज्वाला इसके जलने से पहले ज्वाला पहुंच जाए और जला दे। बलवा होने से पहले बड़े अधिकारी पहुंच जाएं, नेता लोग पहुंच जाएं, अच्छे नेता लोग, गंदे वाले नहीं, अच्छे नेता लोग पहुंच जाएं, लोगों की सुने, समझाएं, बिना पॉलिटिक्स किए, बिना राजनीतिक लाभ उठाए, परिवार की मदद करें। तो ऐसा नहीं है, जो घटना हो चुकी है उसको पलटा नहीं जा सकता, के लिए आगे सावधान हुआ जा सकता है। लेकिन ऐसा करते कहां है लोग? तो लाशों में भी पॉलिटिक्स खेलने आते हैं हर पार्टी की तरफ से। तो ये सर, ये बताइए एक चीज कि ये ज्वाला बीबी डैश पे थी, आप कह रहे हैं ज्वाला पहुंचे और जाके इस एंड चार्ज को जला दे। ओके सर, और अगर ये चार्ज ऑटो इग्नाइट हो गया तो बड़ा सर वो हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। अरे सर, इस एंड चार्ज को जलना है ना सर, ये ज्वाला से जाके जले या अपने से जले, क्या फर्क पड़ जाता है? मैंने कहा बस यही तो फर्क पड़ता है, बस यहीं पे तो है कि आप उसी पॉइंट पे तो लड़ाई होती है। इसका मतलब रिक्वायरमेंट ये है कि ये एंड चार्ज इस ज्वाला के द्वारा नियमानुसार चरणबद्ध तरीके से सिस्टमेटिकली जले, अपने से न जले। अपने से जल गया तो नुकसान है। क्या नुकसान है समझिए। तो आइए, इफ एंड चार्ज का मतलब मैंने बार बार बता दिया, चार्ज अपोजिट टू स्पार्क प्लग एंड फारदेस्ट डिस्टेंस। किसको बोलेंगे एंड चार्ज? जो स्पार्क प्लग के विपरीत और उससे दूर स्थान पे होगा। तो स्पार्क प्लग के विपरीत तो समझ में आता है, दूर से दूर स्थान का मतलब मैंने कहा आइए थोड़ा सा मैं पीछे दिखाऊं आपको। मैंने पीछे एक फिगर बना रखा है, शायद मैं आपको दिखा पाऊंगा। देखिए, इस केस में अगर हम देखें, सेव हो चुका। ओके, मैं पेन दूसरी चेंज करके दिखाता हूं आपको, शायद आपको समझ में। फिर देखिए, अगर ये स्पार्क प्लग है, ये स्पार्क प्लग की टिप है, तो अपोजिट तो ये हुआ, तो क्या ये एंड चार्ज होगा? नहीं सर, स्पार्क प्लग के अपोजिट तो है लेकिन सबसे ज्यादा दूरी पे नहीं है। अगर स्पार्क प्लग की टिप ये है तो ये पॉइंट क्या है? स्पार्क प्लग से सबसे ज्यादा दूरी पे है। ये पॉइंट क्या है? स्पार्क प्लग सबसे ज्यादा। तो अगर स्पार्क प्लग की टिप ये है तो ये होगा एंड चार्ज, ये होगा एंड चार्ज, ये एंड चार्ज नहीं होगा। स्पार्क प्लग की टिप यहां पे है तो ये होगा एंड चार्ज, ये होगा एंड चार्ज, ये नहीं। तो इसका मतलब स्पार्क प्लग के अपोजिट और फारदेस्ट दूरी पे, तो हम लोगों ने किस पोर्शन को एंड चार्ज माना है? इस वाले पोर्शन। तो अब असली कहानी जो डिटोनेशन है एसआई इंजन की है या पेट्रोल इंजन की है, जो डिटोनेशन की कहानी है वो इस एंड चार्ज की ही है बस। और 2 लाइन में समझ में आएगा। मैं 2 दिन से आपको भूमिका बना रहा हूं क्योंकि भाई थ्योरी है, पढ़ानी है, नहीं पढ़ाएंगे सर ने रटा दिया, और रटना भी नहीं चाहना, रटना नहीं है, समझ से करना है। तो समझाने में समय लग रहा है, नहीं तो कहानी तो 2 मिनट की है। अब आप वहां पे पहुंच चुके हैं तो आपके तो बड़े आसानी कहानी। तो हम लोगों ने आज नॉर्मल कंबशन पढ़ लिया है, अब हम एबनॉर्मल कंबशन की तरफ चल पड़े हैं। एबनॉर्मल कंबशन क्या है? एबनॉर्मल कंबशन या डिटोनेशन या नॉकिंग क्या है? इस एंड चार्ज की बात हो रही है। ये एंड चार्ज का मतलब सर वह चार्ज जो हमारे कह लीजिए आप सर स्पार्क प्लग से सबसे ज्यादा, चार्ज अपोजिट टू द स्पार्क प्लग एंड फारदेस्ट डिस्टेंस। इफ एंड चार्ज रीचेस इट्स सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर एंड गेट सफिशिएंट टाइम, सफिशिएंट टाइम का मतलब इग्निशन डिले, मतलब अगर ये जो एंड चार्ज है CC-D, ये जो चार्ज है CC-D, अगर ये 260 डिग्री पहुंच गया और साथ ही साथ इसको जलने के लिए 0.002 सेकेंड का इग्निशन डिले भी मिल गया। कभी आपने देखा है पीछे कि फ्यूल को जलने के लिए कुछ समय लगता है, इग्निशन डिले, जब यहां चेन रिएक्शंस होते हैं तो 260 डिग्री पहुंच गया और साथ में इसको समय भी मिल गया, तो ये क्या होगा? ये जल उठेगा। ये इस चीज का इंतजार नहीं करेगा कि ज्वाला बीबी डैश पे है, कि ज्वाला यहां पे AA डैश पे है, कि ज्वाला और पीछे, ज्वाला कहीं भी हो, अगर इसका टेम्परेचर 260 पहुंच गया सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर और इसको 0.002 सेकंड के लगभग समय मिल गया इग्निशन डिले से, तो जल उठेगा। अब इट विल ऑटो इग्नाइट, यह अपने से जल पड़ेगा विथ एक्सप्लोजन या डिटोनेशन। और जब अपने से जलेगा तो बेटा, अगर आपने सुना हो जो बारूद होता है
उस बारूद, जो बारूद होता है उसकी इंग्लिश होती है डिटोनेटर, डिटोनेटर। और ये बारूद सरीखा जो फटता है उसको बोलते हैं डिटोनेशन। तो ये जो फ्यूल है जो ऑटो इग्नाइट होगा वो एक्सप्लोड करेगा धमाके के साथ, बारूद सरीखा फटेगा। और जब बारूद सरीखा फटेगा तो होगा क्या? ड्यू टू विच वेरी हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। देखिए, जब फ्यूल जलता है तो प्रेशर टेम्परेचर बढ़ता है। मान लीजिए कोई फ्यूल है, उसका कंबस्चन हुआ तो टेम्परेचर बढ़ा T और प्रेशर बढ़ा P। टेम्परेचर बढ़ के हो गया T, प्रेशर बढ़ के हो गया P। लेकिन यही फ्यूल जब कंबस्चन ना करके ऑटो इग्नाइट होता है तो टेम्परेचर 4T 5T, मतलब जो सामान्य टेम्परेचर उससे 4 गुना 5 गुना, और प्रेशर जो है वो 5P या 4P 4-5 गुना। इसका मतलब हम चाहते हैं फ्यूल जले, फ्यूल बारूद सरीखा फटे नहीं, क्योंकि ऑटो इग्नाइट होगा तो अंदर जो प्रेशर और टेम्परेचर होगा दैट विल बी वेरी हाई। कितना? सामान्य की तुलना में 4-5 गुना। तो अब समझिएगा, अगर हमारा ये वाला पोर्शन ऑटो इग्नाइट हो गया तो यहां पे जो प्रेशर है वो टेम्परेचर है वो सामान्य से 4-5 गुना ज्यादा, 4-5 गुने को हम लोग बोलते हैं 4-5x। मतलब सामान्य अगर x है तो 4-5 टाइम्स, 4-5 गुना ज्यादा प्रेशर डेवलप होगा। और यहां से तो हमारी एक प्रेशर वेव आगे बढ़ ही रही है। अब जरा समझिए, कंबस्चन के 2 केंद्र हो गए। एक वो जहां से स्पार्क प्लग से चिंगारी आई थी और चिंगारी से ज्वाला बनी, ज्वाला जो है इसको जलाती जा रही है और यहां दहन हो रहा है। यहां पे प्रेशर है P, टेम्परेचर है T, और इसकी वजह से इसके ऊपर दबाव पड़ा, इसके ऊपर हीट ट्रांसफर हुआ और उसका प्रेशर टेम्परेचर अपने सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंचा और वो एंड चार्ज धमाके से फट पड़ा। और एंड चार्ज धमाके से फट पड़ा तो वहां पे प्रेशर टेम्परेचर क्या है? वहां पे टेम्परेचर इसके तुलना में 4-5 गुना ज्यादा है। अब एक प्रेशर वेव इधर से चल रही है और दूसरी प्रेशर वेव जहां पे चार्ज ऑटो इग्नाइट हुआ है उससे इस तरफ चल रही है। अब जरा क्या होगा समझिए। अब ये दोनों प्रेशर वेव आके टकराएंगी और जब भी टकराहट होगी तो क्या होगा? टकराएंगी और टकराने के बाद लौटेंगी, जाके दीवार पर टकराएंगी सिलेंडर की, और दीवार पे खड़खड़ाहट की आवाज होगी। दिस इज कॉल्ड नॉकिंग। और जब ये जलेगा, फटेगा, तो 4 से 5 गुना जो है प्रेशर टेम्परेचर राइज करेगा। इसी को बोलते हैं डिटोनेशन। डिटोनेशन, बारूद सरीखा फटेगा। बारूद सरीखा फटेगा जिससे क्या होगा? प्रेशर वेव सेटअप होंगी। और वो प्रेशर वेव क्या होंगी? मेन मुख्य वाली जो दहन की जो प्रेशर वेव है उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी और जाके दोनों टकराएंगी। और टकराने के बाद कहां जाएंगी? टकरा के रिबाउंड होके जो सिलेंडर की दीवार है उस पर टकराएंगी और खट खट की आवाज करेंगी, नॉकिंग। तो पहले डिटोनेशन होगा जिसका प्रभाव क्या होगा? इंजन में खड़खड़ खड़खड़ खड़ आवाज आएगी। नाउ इसको जरा समझते हैं। तो ऑटो इग्निशन नहीं होना चाहिए, सिस्टमैटिक इग्निशन होना है। ठीक है ना? भीड़ चली जा रही है, जरा समझिएगा। सेना की मार्च पास्ट, कभी 26 जनवरी को आपने देखा है? 26 जनवरी को हमारे इंडिया गेट के ऊपर सेना की मार्च पास्ट होती है, झांकी निकलती है, उसमें हर प्रदेश की होती है, हर सेना होती है। कम से कम उसमें 1 लाख लोग पार्टिसिपेट करते हैं उस झांकी में 1 घंटे के अंदर। 1 घंटे के अंदर आपकी जो इंडिया गेट है वहां पे इस बार अपने बोरिस जॉनसन साहब आ रहे हैं, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर साहब, वो आप आएंगे। एक्सपीएम है कि पीएम है? ओके, तो वो आ रहे हैं, तो वहां पे वो बैठे रहेंगे, हमारे मोदी साहब बैठे रहेंगे और सामने से परेड होगी। उस परेड में लाखों लोग निकल जाएंगे चरणबद्ध तरीके से, सिस्टमैटिकली, मालूम भी नहीं चलेगा। लेकिन कहीं कहीं पे सुनते हैं मंदिर में 20,000 की भीड़ आ गई, भगदड़ मच गई, 100 लोग मर गए। तो 20,000 की भीड़ में भगदड़ मच गई, 100 लोग मर गए, लाख लोग सिस्टमैटिक तरीके से परेड करके 1 घंटे में चले गए। मनोहर दृश्य भी हुआ, सबने एंजॉय भी किया और किसी का बाल भी बाका नहीं हुआ। तो यहां पे अगर सिस्टमैटिक रूप से कंबस्टन होगा तो वो वांछनीय है। इसका मतलब एंड चार्ज को जाके ये ज्वाला जलाए, मतलब एंड चार्ज अपने सेल्फ एग्जिट टेम्परेचर पे ना पहुंच पाए, ज्वाला जाके उसको जलाए, तो सामान्य घटना है। लेकिन ज्वाला वहां पहुंच नहीं पाई किन्हीं भी कारणों से, और हमारे एंड चार्ज का ऑटो इग्निशन हो गया। तो ऑटो इग्निशन होते ही क्या होगा? अंदर का प्रेशर टेम्परेचर सामान्य की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ेगा, असामान्य हो रूप से, और जिससे क्या होगा? प्रेशर वेव सेटअप होगी और दोनों प्रेशर वेव आके टकराएंगे और ये हो। अब इसके मैं 2 उदाहरण दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। हम सब चाहते हैं कि खेती के लिए हमारे देश में वर्षा हो, बादलों से वर्षा हो, लेकिन यही बादल, कभी कभी सुना होगा बादल फटने की घटना, सुना है? बादल फट गए, बादल का फटना,
बादल का फटना क्या अच्छी घटना है? अरे सर क्या फर्क पड़ता है, बादल फटेगा तो क्या होगा, मैंने पानी गिरेगा। सर गिरे ना सर, बरसात के रूप में गिरे, बादल फट के गिरे, पानी तो चाहिए सर, पानी गिरेगा तो खेती होगी, सिंचाई हो जाएगी। जी नहीं, हम चाहते हैं वर्षा के रूप में स्प्रेड ओवर हो, क्योंकि जब बादल फटता है का मतलब क्या होता है जानते हैं? आकाश से जब बादल फटता है तो एक लोकल जोन में, बहुत ही सीमित क्षेत्र में पानी जो है सामान्य की तुलना में कई गुना तेज रफ्तार से आता है, जिसमें लोग मर जाते हैं। तो बादल फटना, तो हम पानी चाहते हैं भगवान से वर्षा के रूप में, हम नहीं चाहते पानी बादल फटने के रूप में। मेरी बात को पकड़ पा रहे हैं? तो ऑटो इग्निशन होने से यह दिक्कत है। और उससे होगा क्या? उससे होगा कि यहां पे भी कंबस्शन, यहां पे भी कंबस्शन, दो शीर्ष, दो केंद्र हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आजकल हो रहा है हमारे कि केंद्र सरकार दिल्ली से अपना राज चला रही है और ममता दीदी हमारी वहां से चला रही है, आपस में टकराहट हो रही है, तो हमारे देश की डेमोक्रेसी जो है वो अपने निम्नतम स्तर पर जा रही है। तो इस सत्ता का टकराहट होगा अगर, तो देश के लिए अच्छी बात। ठीक है, तो कम से कम मुख्य कंबस्शन जो है इससे हमारा चार्ज जले, ये कहने का लबोलबाब मतलब है। अब इसी के आगे धीरे धीरे चैप्टर बढ़ने जा रहा है। तो अगर आपको ये बातें समझ में आ रही है तो समझिए कि आपको चैप्टर बहुत आसान हो रहा है। It will auto-ignite with explosion, due to which very high pressure and temperature 4 to 5 times higher than the combustion generate। जो नॉर्मल कंबस्शन है उसके तुलना में 4-5 गुना प्रेशर टेम्परेचर पैदा होगा। कब? जब फ्यूल ऑटो इग्नाइट होगा। लेकिन अगर ज्वाला से जाके जलेगा तो इस तरह का प्रेशर टेम्परेचर डेवलप नहीं होगा, सामान्य प्रेशर टेम्परेचर डेवलप होगा, जो कि वांछनीय है। सर मान लीजिए प्रेशर टेम्परेचर डेवलप हो गया तो क्या हो जाएगा? ए प्रेशर वेव विल स्टार्ट फ्रॉम एंड चार्ज। इस एंड चार्ज से भी एक प्रेशर वेव चलेगी और इधर से भी एक प्रेशर वेव आ रही है, तो दोनों क्या करेंगे? यहां पे आके टकराएंगी। ए प्रेशर वेव विल स्टार्ट फ्रॉम एंड चार्ज इन अपोजिट डायरेक्शन। अब इस वाली एंड चार्ज से प्रेशर वेव किधर आएगी? अपोजिट आएगी, मेन वाले से अपोजिट आएगी, फ्लेम फ्रंट के, मेन फ्लेम, एंड विल कोलाइड विच ईथर, एक दूसरे से टकराएंगी, एंड रिबाउंड, और उसके बाद क्या होंगी? टकरा के रिबाउंड होंगी, और रिबाउंड होकर सिलेंडर की दीवार के ऊपर टकराएंगी, एंड रिबाउंड टू स्ट्राइक सिलेंडर वॉल क्रिएटिंग ए नॉकिंग नॉइस विच इज अनडिजायरेबल। तो समझिए जब ऑटो इग्नाइट होता है तो ईंधन जो है या पेट्रोल जो है या हमारा जो भी चार्ज है वो धमाके के साथ जलता है, एक्सप्लोजन के साथ जलता है, बारूद सरीखा जलता है, या डिटोनेशन 4 to 5 times हायर प्रेशर टेम्परेचर विच इज नॉट गुड। और प्रेशर वेव सेटअप होती है, प्रेशर वेव आके मेन वेव से टकराती है और टकराने के बाद ये वेव पलट के जाती है, सिलेंडर की दीवार पे टकराती है और वहां पे नॉकिंग के दरवाजे पे नॉक करते ना, खट खट खट, देखो नॉक कर रहा है कोई, तो वही शब्द है यहां पे नॉकिंग, KNOC, नॉकिंग, खड़खड़ाना, तो खड़खड़ाहट की आवाज होती है, ये अच्छी बात नहीं। दिस इज कॉल्ड डिटोनेशन या नॉकिंग। अब आपसे लब्बो लबाब शॉर्ट में अगर हम पूछे या हम बताना चाहें आपको कि व्हाट इज डिटोनेशन और नॉकिंग इन SI इंजन, तो मेरा जवाब सुनिए। सर देखिए, डिटोनेशन या नॉकिंग SI इंजन या पेट्रोल इंजन में एक असामान्य घटना है। ये सर अवांछनीय घटना, हम कभी नहीं चाहते कि सर डिटोनेशन या नॉकिंग। हम चाहते हैं कि हमारा पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग पे चिंगारी आए, उसके समीपवर्ती सफिशिएंट नंबर के मॉलिक्यूल्स जले, एक ज्वाला का निर्माण हो और फिर जो ज्वाला आगे बढ़े और कंबस्शन चैम्बर के अंदर परत दर परत फ्यूल को जलाती चली जाए और कंबस्शन के द्वारा हीट प्रोड्यूस हो, प्रेशर टेम्परेचर बढ़े और ये चलते 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 जो एंड चार्ज है, जो स्पार्क प्लग से सबसे दूर जगह है, जो चार्ज है, उसको भी जाके जला दे। लेकिन सर कभी कभी किन्हीं कारणों से, कई ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से ज्वाला अभी एंड चार्ज तक पहुंच नहीं पाती, और ज्वाला एंड चार्ज पे पहुंची नहीं है, उसके पीछे है, अर्थात अभी एंड चार्ज ज्वाला के द्वारा नहीं जला है, उसके पीछे का पोर्शन जल चुका है। उस एंड चार्ज का टेम्परेचर, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जो पेट्रोल का 260 है, वहां तक पहुंच जाता है और उसको 0.002 सेकंड का लगभग इग्निशन डिले भी मिल जाता है, तो वो ऑटो इग्नाइट हो जाता है, बारूद सरीखा स्वयं धमाके से जल जाता है, जिसकी वजह से उस लोकल जोन में, उस स्थानीय क्षेत्र में, एंड चार्ज वाले क्षेत्र में प्रेशर टेम्परेचर सामान्य कंबस्शन के तुलना में 4-5 गुना ज्यादा पैदा होता है और वहां से एक प्रेशर वेव चलती है जो इस मेन कंबस्शन की जो प्रेशर वेव है इससे टकराती है, तो उस धमाके वजह से नुकसान होता है और टकराने के बाद ये रिबाउंड होकर सिलेंडर की दीवार से टकराती है और खड़खड़ाहट की आवाज करती है। ये असामान्य है, ये हम नहीं चाहते। इसका मतलब सर
एंड चार्ज का स्वतः अपने आप जलना, बिना ज्वाला के वहां तक पहुंचे, यह है असामान्य घटना या डिटोनेशन या नॉकिंग। तो डिटोनेशन या नॉकिंग को अगर 2 लाइन में बोले सीधे सीधे तो सर, एंड चार्ज का अपने आप ऑटो इग्नाइट होना, बिना ज्वाला के वहां तक पहुंचे ही डिटोनेशन या नॉकिंग को जन्म देता है। इतनी बात अगर आप समझ पा रहे हैं तो समझिए आपने डिटोनेशन या नॉकिंग का सार या इसका जो बिल्कुल मूल वो था वो समझ। तो डिटोनेशन या नॉकिंग जो भी है पेट्रोल इंजन में, वो एंड चार्ज के ऑटो इग्नाइट या स्वतः जलने के कारण होती है। सर अगर वो स्वतः जल गया, प्रेशर टेम्परेचर हाई हो गया, 4-5 गुना ज्यादा हो गया तो होगा क्या? मैंने कहा अब जरा इससे नुकसान समझिए। अगर ऐसा हो गया तो सबसे पहले अगर अंदर प्रेशर टेम्परेचर हाई हो गया तो सिलेंडर के अंदर से जो बाहर हीट जाती है, जिसको कि हम निकालते हैं, वो हीट ट्रांसफर ज्यादा हो जाएगा। अगर हीट ज्यादा बाहर निकल जाएगी तो हमारे इंजन की जो पावर है, कौन सी पावर? ब्रेक पावर, वो भी घट जाएगी। थर्मल एफिशिएंसी जो है वो भी घट जाएगी। अब जो आके दोनों वेव टकराएंगी और टकरा के जाके पीछे सिलेंडर में टकराएंगी, आवाज करेंगी, प्रेशर का वाइब्रेशन, तो इसका मतलब जो हमारा क्रैंकशैफ्ट है, उस क्रैंकशैफ्ट में वाइब्रेशंस बढ़ जाएंगे। वाइब्रेशंस बढ़ने का यह अर्थ हो जाएगा कि इंजन जो है वो रफ चलेगा या जो पावर है वो स्मूथ नहीं होगी। कभी कभी पेन चलाते हैं ना, पेन चलती तो है, रुक रुक के चलती है, स्याही का फ्लो अच्छा नहीं होता, और कभी कभी पेन बहुत बढ़िया चलती है। तो हम चाहते हैं हमारे इंजन से जो पावर है वो स्मूथली मिले, इस तरह से मिले, ऐसे नहीं झटका देके नहीं। तो नाउ दिस इज दिस। अब जरा इसको समझिए। जिस वक्त हमारा इंजन में सामान्य कंबस्चन हो रहा था तो ये था हमारा पावर का स्मूथनेस, देख रहे हैं एकदम। और जब हमारा कंबस्चन में नॉकिंग हुई या कह लीजिए डिटोनेशन हुआ तो ये देखिए, ये हुआ रफनेस। इसका मतलब क्या हो गया? जो प्रेशर जो है क्या हो रहा है, ये। और इस वक्त क्या था? प्रेशर ग्रेजुअली, तो ये हुआ प्रेशर का ग्रेजुअल रिडक्शन। ये क्या हो गया? सडन या अचानक प्रेशर का वेरिएशन। तो ये सडन वेरिएशन ऑफ प्रेशर है। दोनों प्रेशर वेव के टकराने के कारण जो अंदर का प्रेशर है वो घटेगा बढ़ेगा तेजी से, इसी से वाइब्रेशन पैदा होंगे, जो कि एक तरह से अवांछनीय चीज है, या इंजन की वर्किंग जो परफॉर्मेंस है वो रफ कहलाएगा। तो दिस वाज अबाउट नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कंबस्चन इन पेट्रोल इंजन। तो बेटा अब हम लोग अगले टर्म पे जो करेंगे उससे आपके गाइड के 60% सवाल हो जाएंगे अगले लेक्चर। अगला लेक्चर सबसे महत्वपूर्ण है। तो कंबस्चन के 3 लेक्चर में हम लोग पहुंच गए कि ऐसा इंजन में डिटोनेशन क्या होता है, ऐसा इंजन में नॉकिंग क्या होती है। तो एक प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं, क्या डिटोनेशन और नॉकिंग अलग है? नहीं सर, एक ही घटना है, उसको डिटोनेशन या नॉकिंग के रूप में कह सकते हैं। तो डिटोनेशन है जब हमारे पेट्रोल इंजन में जो एंड चार्ज है, स्पार्क प्लग से सबसे दूर जो चार्ज है, वो जब ऑटो इग्नाइट या स्वतः जल उठता है तो उसकी स्वतः जलने से जो प्रेशर टेम्परेचर डेवलप होते हैं वो सामान्य की तुलना में 4-5 गुना ज्यादा होते हैं। वो बारूद सरीखा जलता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। दैट इज डिटोनेशन। फलस्वरूप क्या होता है? एंड चार्ज से प्रेशर वेव सेटअप होती हैं और जो स्रोत है स्पार्क प्लग से चिंगारी पैदा हुई है, उससे जो कंबस्चन से प्रेशर वेव आ रही, दोनों आके टकराती हैं और टकराने के बाद वो पलट के जाके सिलेंडर के ऊपर टकराती हैं और वहां पे खड़खड़ाहट की आवाज करती हैं, जिसे कॉल्ड नॉकिंग। तो एक तरह से नॉकिंग इज इफेक्ट, डिटोनेशन इज कॉज। डिटोनेशन वह कारण है जिसकी वजह से नॉकिंग जन्म होती है। तो जनरली सामान्यतः हम लोग डिटोनेशन और नॉकिंग को एक ही टर्म बोलते हैं, डिटोनेशन या नॉकिंग। बट डिटोनेशन होता है, फलस्वरूप नॉकिंग का जन्म होता है, जो कि होना नहीं चाहिए। तो कैसे रोक सकते हैं? आप फ्लेम की स्पीड को इतना बढ़ाइए या इस प्रकार की व्यवस्था कीजिए कि ज्वाला वहां तक पहुंच जाए और वो अपने सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पे ना पहुंच। अब क्या समझिएगा, हर वो कारण जो हमारे एंड चार्ज को ऑटो इग्नाइट होने की तरफ प्रेरित करेगा वो डिटोनेशन को बढ़ाएगा। हर वो कारण जो हमारे एंड चार्ज को ऑटो इग्नाइट नहीं होने देगा, उसका टेम्परेचर कम रखेगा। हर वो कारण जो ज्वाला से इसको जलने की संभावना बढ़ाएगा, हर वो कारण डिटोनेशन को कम करेगा। अब अगले टर्न पे हम लोग उन कारणों को डिस्कस करेंगे जिससे हमारा डिटोनेशन कंट्रोल होता है या बढ़ता है। तो आपके एग्जाम में यही प्रश्न आता है और इस प्रश्न को समझ के टिक करना है। तो समझ के टिक करने के लिए सबसे पहले आपको चरण समझने थे। चरण समझने के बाद आपको समझना था कि सामान्य कंबस्चन या सामान्य दहन पेट्रोल इंजन में कैसा होना चाहिए। फिर अगर ऐसा नहीं हो कि जो असामान्य होता है, उस असामान्य में क्या चीज है जो असामान्य है, और उस असामान्य की वजह से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। उन नुकसान से बचने के लिए हम चाहेंगे असामान्य कंबस्चन ना हो, डिटोनेशन नॉकिंग ना हो।
तो डिटोनेशन नॉकिंग ना हो तो असामान्य कंबशन मत होने दीजिए। असामान्य कंबशन मत होने दीजिए मतलब एंड चार्ज को ऑटो इग्नाइट मत होने दीजिए। एंड चार्ज को ऑटो इग्नाइट नहीं होने देंगे तो उन कारणों की खोज कीजिए जो एंड चार्ज को ऑटो इग्नाइट होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उनको रोकिए तो डिटोनेशन रुक जाएगा। तो इस चीज को हम लोग अगले टर्न पे करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। आज के लिए थैंक यू वेरी मच। ओके।